यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यावहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीज़ें लग रही थी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि ये अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज़्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी,
उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है, वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपये की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य ज़रूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना भी दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहाँ पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं, और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है, और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हाँ यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम दिए जा सकते हैं, और वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह TTT का एक प्रतीक बना है। TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है। लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है, और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। डंके की चोट पर सरकार ने कहा, हाँ हमने क्या किया है, हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वित्त मंत्री जी ने सदन में उस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास की इस अभिनव यात्रा का प्रतीक है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है, जिसके अनुसार चल रही है, उसको अपने आचरण में होते हुए देख रही है। और यह उस नए
युग का उद्घोष है, जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेश वासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो, उसको शक की निगाहों से देखा जाए। यही तो हुआ था। आप तो पाणी जी प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को उस दौरान शक की निगाहों से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी विफल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की एक दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है, भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो 17 के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और आज इसी का परिणाम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस सरकार की वेलफेयर की स्कीम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो रोजगार के सृजन हुए हैं, जो निवेश का विस्तार हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने उस रूप में आज देखने को मिल रहे हैं। महोदय, 17 के पहले क्या था? यानी उत्तर प्रदेश वैसे खराब नहीं हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते हैं तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हाँ वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे भी, मैं आऊंगा उस पर भी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था।
न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे थे, साइबर अपराध की आप बात कर रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। त्वरित और आपातकालीन सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड हम लोगों ने यहाँ पे सेवाएं दी हैं, उसके बारे में, उसका विस्तार। और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, ये आज यूपी के अंदर देखने को मिलता है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई, और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान न भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। ये विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहाँ 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहाँ हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। ये विस्तार हुआ है। पुलिस अवस्थापना सुविधाओं में भूतपूर्व विकास। पहले पुलिस के लिए जो बैरक बनते थे, आखिर वह भी तो हमारे और आपके ही बीच का कोई नौजवान है। वो खपड़ेल के बैरक में रहता था। आज जेलों में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी, वो पुलिस की अवस्थापना सुविधा का, उनके बैरक का होगा। अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिसिंग की बात आती, 7 पुलिस कमिश्नरेट कभी निर्णय नहीं कर पाए होंगे, कोई निर्णय नहीं कर पाता था। आप नौकरशाही की बात करते हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया मॉडर्न पुलिसिंग आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम लोगों ने किया है।
फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और 3 नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज उससे प्रारंभ हो चुके हैं, प्रवेश हो रहे हैं, बिना भेदभाव के प्रवेश किए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे थे। 2017 के पहले केवल 2 थाने थे, आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो साइबर अपराध के अपराधियों के द्वारा ऐंठे जाते थे उनको वापस कराने और उसको बचाने में भी इस तंत्र ने योगदान दिया है। 3 नए कानून लागू होने के बाद उस हर अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है उसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले यूपी के अंदर 2 या 3 लैब्स काम करती थी, आज हम लोगों ने 12 ये ग्रेड की लैब बनाई हुई है एफएसएल। 6 निर्माणाधीन हैं। हर जनपद में 2-2 फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करवाई गई हैं। एविडेंस प्राप्त हो, अपराधी को सजा दी जा सके। ये एक नई दिशा में किए गए प्रयास हैं। सेफ सिटी, आप मुंबई गए थे, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। नहीं, अभी भी है। तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी थी जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, और भाजपा की ही सरकार है। ये भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ये, इसलिए सुरक्षा दे रही है। और वही सुरक्षा बेटियों को हम भी दे रहे हैं यूपी के अंदर, वही सुरक्षा है। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। आप तो खैर समाजवादी हैं तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग, ये सभी चीज़ें आज यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही पीएसी, जो समाजवादी पार्टी के कालखंड में जिसको एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश हो रही थी, हम लोगों ने फिर से उसकी 34 कंपनियों को पुनर्गठित करके उसको जीवित किया है, क्योंकि दंगाइयों की काल है पीएसी। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएसी का समर्थन नहीं करती है। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है, और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएसी का गठन हमारा हो चुका है, 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएसी की गठन किए हैं, किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोरी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में, ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोक माता हिल्याबाई होलकर, लोक माता हिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर।
काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर और यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोकमाता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोकमाता के साथ, लोकमाता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजू पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह शोभा नहीं देती है। हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, सच स्वीकारने की भी आदत डालनी चाहिए। और आप लोक माता के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। गाजी के पाप का बदला कैसे लिया जाना चाहिए, महाराज सुहेलदेव के शौर्य से सीखिए। और ये हमारी सरकार को गौरव है कि महाराज सुहेल